छोटियां मुख की संरचना हो गई थी, ग्रसनी की हो गई थी, ग्रास नार की हो गई थी और आमाशय की हो गई थी। अब बात करिए हम छोटियां। छोटियां चित्र में यहाँ पर आई थी आमाशय और आमाशय के नीचे आई थी छोटियां। ये यहाँ तक आमाशय था और आमाशय के नीचे छोटियां थे। तो छोटियां है ये लंबी और कुंडली, क्योंकि इसकी लंबाई है छोटियां की वो ज्यादा होती है, तो कुंडलित रूप में होती है, इस रूप में होती है। तो छोटी आंत है वो लंबी, कुंडलित और पेशु से बंधी होती है। पेशु से बंधी होती है इसका मतलब इसमें गति होती है। तो ये लंबी कुंडलित और पेशु की बंधी हुई संरचना होती है। लंबी होती है, कुंडलित होती है, पेशु से बंधी हुई संरचना होती है। इसका एक भाग आमाशय का जो द्वितीय कोटे भाग ये खंडित पर ये पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग, तो इसका एक भाग है वो आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है और दूसरा जो भाग होता है वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यानी इसका अगला भाग आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा होता है और पिछला भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है। मनुष्य में इसकी औसत लंबाई, छोटी आंत की जो एवरेज लंबाई होती है औसत लंबाई वो 7 मीटर के लगभग होती है। इसलिए जो कुंडली तत्व की लंबाई ज्यादा होती है, 7 मीटर तक लंबाई होती है और एवरेज जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है। इसलिए कुंडलित होती है, इस रूप में रहती है, वो इस रूप में कुंडलित रूप में ये पाई जाती है। छोटियां द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। ये मुख्य काम होता है छोटियां का। सर्वाधिक जो पाचन होता है वो भी छोटी आंत में होता है और अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है। यानी सर्वाधिक पाचन भी छोटी आंत में होता है और सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। और प्रश्न यहाँ से जो आता है वो आता है पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो अपन ये छोटी आंत में। तो पचित भोजन होता है इसका अवशोषण वो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की आखिरी भित्ति पर अनेक उभार पाए जाते हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। छोटे जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें अनेक उभार पाए, जिसका नाम होता है रसांकुर। इनका नाम होता है क्या? रसांकुर होता है। छोटे आंत को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो छोटी आंत है ये लंबी, कुंडलित व पेशु से बंधी हुई संरचना होती है। इसका जो अग्र भाग होता है वो आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा होता है तथा जो पिछला भाग होता है वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। मनुष्य में छोटी आंत की जो एवरेज लंबाई होती है वो लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेक उभार पाए जाते हैं जिनको रसांकुर बोलते हैं। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन व पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग? पहला जो भाग होता है वो होता है ग्रहणी। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसका नाम होता है ग्रहणी। दूसरा जो भाग होता है वो अग्र शब्द होता है, अग्रे सदत्र, अग्र सदत्र होता है। और जो तीसरा भाग होता है वो सदत्र होता है, सदत्र। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। पहला जो भाग होता है छोटी आंत का वो ग्रहणी होता है, दूसरा अग्र शब्द होता है, तीसरा शब्द होता है। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। अब ग्रहणी क्या होती है? आमाशय से जुड़ा हुआ ये छोटी आंत का पहला भाग होता है। यानी छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा होता है, इसका मतलब ये भाग इसका ग्रहणी होता है। यानी छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा होता है वो ग्रहणी
कहलाता है। जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? ये ग्रहणी है, वो भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये ग्रहणी निभाता है। आगे बात करेंगे अब पाचन की रेखा आएगा क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ग्रहणी का इतना करेंगे सिर्फ कि छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय के पायलोरी भाग से जुड़ा होता है ग्रहणी कहलाता है। और ग्रहणी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2 पर आपका अग्रसंध, ये छोटे आंत का मध्य वाला भाग होता है। ये भाग और एक इसका ये भाग जो बीच वाला भाग होता है ये अग्रसंध कहलाता है। बीच वाला भाग अग्रसंध कहलाता है। छोटी आंत का बीच वाला भाग या छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है। इसी भाग में 25 आहार रस का अवशोषण होता है। ये ग्रहणी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण निभाती है और अग्रसंध में 25 भोजन का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के मध्य वाले भाग को अग्रसंध कहा जाता है। 25 भोजन का अवशोषण है वो अग्रसंध में ही होता है। भोजन के अवशोषण का कार्य विशेष पहली कोशिका द्वारा किया जाता है जिसे आंतरिक कोशिका कहा जाता है। तो इसका वर्णन करेंगे कि छोटी आंत के मध्य वाले भाग को अग्रसंध कहा जाता है। 25 भोजन का अवशोषण अग्रसंध में होता है। इसमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको आंतरिक कोशिका कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है संदर्भ। तो बच गया ये भाग। तो संदर्भ कहता है ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो कि बड़ी आंत में खुलता है। यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से पहला भाग पायलोरी भाग से जुड़ा रहता है इस तरह से हम बताएंगे कि छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और ये बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत में ये खुलेगा। बड़ी आंत इस भाग में पोषक तत्वों का लवण का क्या होता है इसमें इसका मुख्य कार्य जो भी पोषक तत्व होते हैं जो बच के इसके अग्रसंध इसका अवशोषण नहीं कर पाया, जो बच के पित्त रस है, पित्त लवण है, विटामिन आदि का अवशोषण उत्तरसंध में अवशोषित नहीं होता है। यानी बड़ी छोटी आंत के मध्य अंतिम भाग को संदर्भ बोलते हैं। इसका मुख्य जो कार्य होता है इसका जो बड़ी आंत होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है जिन खनिज लवणों का पोषक तत्वों का ये अवशोषण नहीं कर पाता है इनका अवशोषण इसमें होता है। तो 3 भाग। पहला भाग ग्रहणी होता है। छोटी आंत का पहले भाग को ग्रहणी कहा जाता है। यह आमाशय के पायलोरी भाग से जुड़ा होता है तथा भोजन का जो पाचन की क्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे आंत के मध्य वाले भाग को अग्रसंध कहा जाता है। अग्रसंध है वो 25 भोजन का क्या करता है अवशोषण करता है। और अंतिम भाग को संदर्भ बोलते हैं। ये बड़ी आंत में होता है। जिन पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ पर अग्रसंध में नहीं हो पाता है इनका अवशोषण कौन करता है ये संदर्भ कर लेता है। तो यह आपकी छोटी आंत होगी। कितना वर्ण करेंगे छोटी आंत का? मनुष्य भी छोटी आंत कितना वर्ण करेंगे? ये लंबी व कुंडलित संरचना होती है जो कि पेशियों से बनी हुई होती है। इसका जो अग्र भाग होता है वो आमाशय के पायलोरी भाग से जुड़ा हुआ होता है तथा पश्च भाग है वो बड़ी आंत में खुलता है। मनुष्य में छोटी आंत की जो औसत लंबाई होती है वो लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत के द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण किया जाता है। सबसे ज्यादा इसी में होता है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेक उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रसांतु बोलते हैं। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रहणी, नंबर 2 अग्रसंध और नंबर 3 संध होता है। और जो ग्रहणी होती है वो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है
के पायलोरी भाग से जुड़ा हुआ होता है तथा भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2 पर एक्सोंडर, ये छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है। छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है। इसी भाग में पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो पचित भोजन का ये भोजन के पाचन में निभाएगी। पचित भोजन का अवशोषण अगर समझ में प्रश्न आ जाए कि पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है तो लिखिए हम छोटी आंत। अगर प्रश्न आ जाए कि आहार नाल में पचित भोजन का छोटी आंत पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में होता है तो लिखिए अपन अग्र कुशांतर। ठीक है, तो प्रश्न ये होगा। तो पचित भोजन का अवशोषण अग्र कुशांतर में होता है। जो कुशांतर होता है ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो कि बड़ी आंत में खुलता है। अंतिम भाग होता है बड़ी आंत में खुलता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो इस प्रकार के पदार्थ जिनका अवशोषण अग्र कुशांतर नहीं कर पाता है इनका अवशोषण कौन करता है, ये आपका कुशांतर कर देता है। ये हो गया छोटी आंत। इसके बाद जो अगला पॉइंट है अनार का वो होगा बड़ी आंत। वो होगा बड़ी आंत। अगला जो पॉइंट है वो होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या होती है? छोटी आंत का पिछला भाग, ये यहाँ पर आ गया। तो छोटी आंत का पश्च भाग जिस नलिका में खुलता है उसे बड़ी आंत कहते हैं। ये छोटी आंत का अंतिम भाग सुंदर होता है और ये जिस नाल में खुलता है उसको कौन सी बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। तो छोटी आंत का पश्च भाग जिस नलिका में खुलता है उसे बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। बड़ी आंत में क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? जो बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणु का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरल कर पचाने में मदद करना होता है। और बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है खनिज लवण व जल का अवशोषण करना होता था। अपचित भोजन को मल द्वारा संगठित करना होता है। तो क्या बात आई कि छोटी आंत का पश्च भाग जिस नलिका में खुलता है उसे बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो पचित भोजन में से पानी व जो खनिज लवण होते हैं इनका अवशोषण करना होता है तथा अपचित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करना होता है। तो इसका मुख्य अगर प्रश्न आ जाए कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है अपचित भोजन में से जल का अवशोषण करना। पचित भोजन का अवशोषण छोटे आंत में होता है। इसके बाद जो अपचित भोजन बचता है उस अपचित भोजन में से जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है। जिस तरह छोटे आंत का कार्य पचित भोजन का अवशोषण करना होता है उसी तरह से बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है अपचित भोजन में से जल का अवशोषण करना। तो छोटी आंत का पश्च भाग जिस नलिका में खुलता है उसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं? छोटे आंत में शेष होते हैं अपचित भोजन को सरल में बदल देते हैं तथा उसमें जो पानी उपस्थित होता है उस पानी का या और जो कोई खनिज लवण जो उपस्थित होते हैं इनका अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य होता है तथा अपचित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करना इसका मुख्य काम होता है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आएगा मालूम बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जिस तरह छोटी आंत के होते हैं ग्रेनी अग्रसंद्र होता है इसी तरह से बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भाग? पहला जो भाग होता है वो होता है अंतनाल। पहले भाग को बोलते हैं अंतनाल। अंतनाल बोलते हैं। अंतनाल क्या होते हैं? अंतनाल बड़ी आंत का ये भाग छोटी आंत के पश्च भाग से जुड़ा होता है। वही बात है
पहले वाले भाग को ग्रेडिंग बोल दिया। तो यहाँ पर छोटी आंत के, ये छोटा भाग, छोटी बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत के अग्र भाग से जुड़ा, पश्च भाग से जुड़ा होता है। अरे यहाँ पर ग्रेडिंग बोला था, ये आमाशय पादप भाग से जुड़ा होता है, उसको ग्रेडिंग बोला था, और बड़ी आंत से जुड़ा तो उसको सदर बोला था। तो यहाँ पर ये बात ये दी गई है कि बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत के पश्च भाग से जुड़ा हुआ होता है अन्ननाल कहलाता है। इस भाग में छोटी आंत के पिछले भाग से आने वाली 25 रस का अवशोषण होता है। क्या होता है? यही पर अभी हम दोबारा देखेंगे, यही पर 25 भोजन का अवशोषण होता है। शेष अवशिष्ट को आगे वर्तांत में पहुंचा दिया जाता है। अन्ननाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे भित्रियों 4 से 5 इंच लंबी एक नली के समान संरचना पाई जाती है, जिसको परिशेषिका कहा जाता है। तो बात क्या करेंगे अपन कि बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत के पश्च भाग से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? अन्ननाल कहलाता है। अन्ननाल में ही अपचित भोजन की जो भी रस होते हैं इनका एक अवशोषण कर दिया जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को आगे उत्सर्जित कर दिया जाता है। अन्ननाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे की तरफ, जो पहला भाग था थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पर 4 से 5 इंच, 4 से 5 इंच लंबी एक नलिका पाई जाती है। यहाँ पर नलिका, इस नलिका को परिशेषिका इंग्लिश को परिशेषिका बोलते हैं, अंग्रेजी को एपेंडिक्स बोलते हैं। तो दर्द होता है एपेंडिक्स का, ये यही पर पाई जाती है, बड़ी आंत के अन्ननाल में पाई जाती है। यहाँ पर 4 से 5 इंच लंबी एक नली होती है जिसको परिशेषिका कहा जाता है। अगला जो भाग होता है वो उदरतंत्र होता है। उदरतंत्र है, ये उदरतंत्र क्या होता है? आहार नाल में बड़ी आंत का अन्ननाल के आगे वाला, ये अन्ननाल और अन्ननाल के आगे वाला जो भाग होता है, आहार नाल में बड़ी आंत का अन्ननाल के आगे वाला भाग उदरतंत्र कहलाता है। ये उल्टे युग्याकार की नलिका होती है, ये तो उल्टा यु, और ये इस तरह की संरचना होती है, उल्टे युग्याकार की संरचना होती है तथा लगभग 1 से 3 मीटर लंबी होती है। 1 से 3 मीटर लंबी होती है। 1 से 3 मीटर लंबी नलिका होती है। इसके 4 भाग होते हैं, आरोही उदरतंत्र, अनुप्रस्थ उदरतंत्र, अवरोही उदरतंत्र और शिखवाकार उदरतंत्र। इसका वर्णन करेंगे अपन। इसके बाद भी आगे बात आती है आमाशय, वाका, मलाशय। मलाशय, ये मलाशय क्या होता है? मलाशय यहाँ पर आती बात ये, और यहाँ पर इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है, इसको मलाशय बोलते हैं। तो मलाशय क्या होगा? बड़ी आंत का पश्च भाग, बड़ी आंत का पश्च भाग एक थैलीनुमा संरचना में मिलता है। बड़ी आंत ये आती है, यहाँ पर बड़ी आंत आ गई, ये और ये बड़ी आंत का क्या आ गया? अंतिम भाग आ गया। तो ये इस तरह की थैलीनुमा संरचना में मिलता है। यदि बड़ी आंत का अंतिम भाग है या बड़ी आंत का जो पश्च भाग है वो एक थैलीनुमा संरचना में मिलता है। बड़ी आंत का पश्च भाग एक थैलीनुमा संरचना में मिलता है जिसे मलाशय कहते हैं। तो बड़ी आंत का पश्च भाग है वो एक थैलीनुमा संरचना में मिलता है जिसे मलाशय कहा जाता है। मलाशय की संरचना पेशु से बनी होती है। किससे बना होता है? पेशु से बना होता है, और पेशु से बना हुआ है इसका मतलब इसमें फैलियो का कहा जाता है जिसे कर्माकुंड कहते हैं। तो बड़ी आंत का पश्च भाग एक थैलीनुमा संरचना में मिलता है इसे मलाशय कहते हैं। मलाशय पेशु से बनी हुई एक संरचना होती है जिसे कर्माकुंड का गुण पाया जाता है, जो सिकुड़ी का गुण पाया जाता है, कर्माकुंड का गुण पाया जाता है। मलाशय आहार नाल का, मलाशय क्या होता है? आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का अंतिम भाग होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना?
सेंटीमीटर लंबा होता है तथा मूलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर लंबे भाग को, ये जो अंतिम भाग होता है ये भाग अंतिम इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होता है टोटल। तो अंतिम जो भाग होता है 3 सेंटीमीटर लंबा, उसको क्या बोलते हैं? गुद्दा नाल कहते हैं। गुद्दा नाल के द्वारा ही गुद्दा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर निकलता है, इसको गुद्दा नाल बोलते हैं। और गुद्दा नाल के द्वारा मलद्वार से बाहर निकलता है। तो क्या हो गया? बड़ी आंत का पश भाग एक थैलीनुमा संरचना में होता है, जिसे मूलाशय कहते हैं। मूलाशय और पेशियों से बनी हुई संरचना होती है, जिसमें उसमें कर्माकुंचन का गुण पाया जाता है। मूलाशय की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। मूलाशय का जो अंतिम 3 सेंटीमीटर का भाग होता है, इसका नाम होता है गुद्दा नाल बोलते हैं इसको। गुद्दा नाल वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। तो अब बात यह आ गई है, इसकी बात ये होता है मल द्वार, तो अंतिम मूलाशय और अंतिम भाग होता है मल द्वार। मल द्वार या गुद्दा द्वार बोलते हैं, मल द्वार या गुद्दा द्वार बोलते हैं। तो ये अंतिम भाग होता है गुद्दा द्वार, क्योंकि ये जो 3 सेंटीमीटर भाग होता है गुद्दा नाल के गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर होता है। तो मल द्वार क्या हो गया? आहार नाल के अंतिम भाग को, ये आहार नाल के अंतिम भाग को मल द्वार कहा जाता है। और इसी मल द्वार के द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। तो ये जो मल द्वार होता है, इसी भाग से आहार नाल के सबसे अंतिम भाग को मल द्वार कहा जाता है। और इस मल द्वार के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। तो यह आपकी आहार नाल हो गई, मुख से लेकर मल द्वार तक। पहला भाग मुख, इसके बाद में ग्रसनी, इसके बाद में ग्रासनाल, इसके बाद में आमाशय। आमाशय के 3 भाग, कार्डियो भाग, पाइलोरी भाग और खंडिस भाग। इसके बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के फिर 3 भाग, ग्रैनी, एपिक्संडर और संडर। इसके बाद में बड़ी आंत के फिर 3 भाग, अन्ननाल, वटांतर और आंतर। इसके बाद में मूलाशय का अंतिम भाग गुद्दा नाल और इसके बाद में मल द्वार। तो ये आहार नाल के प्रत्येक भाग की संरचना, आहार नाल की संरचना हो गई कि कौन सा भाग किस तरह का बना हुआ होता है, क्या क्या इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे पाचक ग्रंथियों